सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये खास प्रोग्राम है और इसमें हमने सिंध के कल्चरल हेरिटेज और उन जगहों के हवाले से आपको बताना है जहाँ पे काम हुआ है, जिनको निगहदाश्त में रखा गया है, जिनकी हिफाजत की गई है और उनको निखारा गया है। हमारे साथ इस वक्त का मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं और ज़ाहिर है इनका तो खास तवज्जो का अंदाज रहा है इस पूरे सिलसिले में। अरशद वली मोहम्मद साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हम लोग कहाँ पर हैं? यानी कराची में, तो इस जगह का बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये कराची से तकरीबन 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव है फ्रॉम एयरपोर्ट टूवर्ड्स आप जाते हैं ठट्टा की तरफ, तो आप शहर के बीच से जब आप ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो 45 मिनट्स मैक्सिमम 50 मिनट्स में ये पहुंच जाते हैं अगर ट्रैफिक ना हो। और ये चौकंडी का जो ग्रेवयार्ड है ये तकरीबन 15 से 18 सेंचुरी के दरमियान ये बनाया गया था और उस वक्त के जो यहाँ पे रूलर्स थे उन्होंने इसको इस जगह को सिलेक्ट किया था अपनी बरियल के लिए, जिसमें बलोच ट्राइब्स और आपके जो जोखियो ट्राइब्स हैं। और गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रही है प्रमोट करने की, हमारी मिनिस्ट्री भी इसको कोशिश कर रही है। यहाँ पे अब काफ़ी लोग आना शुरू हो गए हैं, स्पेशली फॉरेनर्स काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी हमने काफ़ी इसको मेंटेनेंस के ऊपर और भी शुरू की है। यहाँ पे ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी नया बनाया है ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है उनको फैसिलिटेट कर सकें। ज़बरदस्त। अब काफ़ी पुरानी कब्रें ज़ाहिर नज़र भी आ रही है, मगर बड़े मुनफरद अंदाज से ये बनी हुई है। ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, मगर इसके ऊपर कोई टिकट वगैरह पास वगैरह भी हैं विजिटर्स के लिए? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आएँ, जिसको भी लाना है यहाँ पे लाएं, अपने साथ गेस्ट लाएं, फ्रेंड्स लाएं, आप आएँ देखें इसको, उसमें किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है। ज़बरदस्त। चलिए जी आगे चलते हैं और मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखते हैं और आपके सामने इंकशाफात भी रखते हैं। बम्बोर 21 सेंचुरी ओल्ड सिटी है। यहाँ पर जो सबसे पहले एक्सकेवेशन का काम हुआ था वो 1958 में हुआ था। डॉक्टर एफ ए खान डीजी था उस टाइम पे। तो एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पर हमें जो चीज़ें मिली है उनमें से बहुत सारे रिमेंस मिले हैं। शिवा टेम्पल, पार्टीशन वॉल, फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया, उसके भी रिमेंस मिले हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, उसके अलावा लेक और बहुत सारी चीज़ें मिली और मेन एंट्रेंस गेट और प्रॉपर फोर्टिफाइड फोर्ट। उसके अलावा जब उन्होंने एक्सकेवेशन की तो 3 पीरियड हमें यहाँ पर मिले हैं। सबसे जो अर्लिस्ट थे सीथोपार्थीन थे। जो डीप में से हमें एंशिएंट पॉटरी मिली है वो यूनानी तर्ज की हैं, तो कबल मसीह की है। सीथोपार्थीन जो थे वो फर्स्ट BC से 2nd AD तक यहाँ पर रहे हैं और सेकंड पीरियड हिंदू बुद्धिस्ट या हिंदू ब्राह्मण पीरियड है 2री सदी से 8वीं सदी तक इनके चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और लास्ट पीरियड मुस्लिम पीरियड 8वीं सदी से। मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध फतह किया था तो सबसे पहले इस किले को फतह किया 712 में, फिर वो आगे मुल्तान तक गया था। 13th सेंचुरी में ये कंप्लीट ख़त्म हो गया। 2 रीज़न्स बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट इसकी तबाही के। एक रीज़न, फर्स्ट रीज़न ये है कि दरियाए सिंध उस टाइम पे यहाँ से टेल करता था। दरियाए सिंध ने अपना पानी का रुख चेंज किया। मीठे पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने इसको आस्ते आस्ते अबंडन करना शुरू किया, छोड़ना, और ये खंडरात में तब्दील हो गया। और उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ज़िलज़िले की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से भी ये मुतासर हुआ है। बम्बोर से सबसे पुरानी एंशिएंट जो चीज़ें मिली है वो ये पॉटरी है, ये यूनानी स्टाइल से बनी हुई है। टेक्सला म्यूज़ियम में भी आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे बर्तन मिले हैं और ये सबसे एंशिएंट और डीप में से हमने कलेक्ट की है। अच्छा अर्शद साहब, ये जो कल्चर हेरिटेज होता है क्यों प्रिजर्व किया जाता है? इसकी वजह क्या होती है? मतलब किसी की जिसको नहीं पता उसके लिए तो कोई हैसियत ही नहीं है इसकी। देखिए, सबसे पहले तो इस जो आपने क्वेश्चन किया वैल्यू का, तो पहले तो हमें ये बताना मुझे ज़रूरी है कि ये जो एरिया पूरा है सिंध का, ये एक हिस्टोरिकल एरिया है। कई हज़ारों साल पुरानी आपको ये मिलेंगी, तो आपको तो पता है हिस्ट्री की एक वैल्यू तो है ना। अब जिस तरह से यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया इटालियंस और लोग वहाँ से आ रहे हैं और एक्सकेवेट करके चीज़ें निकाले जा रहे हैं, तो उससे जो है वो उसकी उस जगह की वैल्यू बढ़ रही है। पता लग रहा है कि यहाँ पे कदीम कौन लोग रहते थे। जैसे उन्होंने बताया हिंदू तहजीब के लोग भी यहाँ थे, फिर बाद में मुसलमान भी आए और फिर उनसे पहले 21वीं 21 सेंचुरीज पहले भी यहाँ पे एक कौम रहती थी। तो उसकी अपनी एक वैल्यू तो है ना आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो इसलिए काफ़ी ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसमें इसकी काफ़ी अहमियत है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको भी टाइम लगेगा इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने में, लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोग आएंगे, विजिट्स करेंगे, देखेंगे,
तो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। होपफुली बम्बोर पे लास्ट पीरियड मुस्लिम पीरियड रहा है 8वीं सदी से। ये हमें मॉस्क की एरिया से मिली है, कूफी अरबिक रस्मिल खत विदाउट ज़ेर ज़बर पेश, और ये कुछ अरबी रस्मिल खत हैं। इसके अलावा ये मस्जिद का जो बुनियाद रखा गया था, जो संगे स्टोन है वो है इसमें डेट। ये वो है जो साउथ एशिया की पहली मस्जिद, जी जी उसका स्टोन है, पहली जामे मस्जिद, उसका स्टोन है, इसकी डेट, इसने इसको तैमीन किया, उसका नाम यहाँ पर। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी करेक्शन होनी चाहिए, ये साउथ एशिया की नहीं हो सकती पहली मस्जिद, क्योंकि मैं भी हिस्ट्री लवर हूँ, मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। वो जो पहली जो मस्जिद है वो केरला स्टेट्स की तरफ है साउथ एशिया में, सन 3rd हिजरी। ये तो अभी भी काफ़ी उनके बाद हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये लोग आए थे यहाँ पे, जो इस्लाम यहाँ पे आया था, क्योंकि ये तो वैसे भी 8वीं सदी की बात कर रहे हैं जी। इस एरिया की कह सकते हैं कि सिंध के लिए हो सकता है ये पहली जामिया मस्जिद हो, लेकिन असल जो है वो केरला साइड के म्यूजियम पे। और रिसेंटली हमें जो आइवरी का वर्कशॉप मिला है बम्बोर में, बहुत बड़ा, और उसमें तकरीबन 7-8 हज़ार पीसेस हमें मिले हैं, वहाँ से जगह से हमने कलेक्ट किए हैं। तो ये टोटली आइवरी हाथी की दांत की चीज़ें बनी हुई है, उसमें से कुछ इस तरह ये इस साल इसको डिस्प्ले किया है। ये ज्वेलरी है, ये सब जो इटालियंस आए थे उन्होंने किया ना, उन्होंने किया है। अभी हम बम्बोर की बैक साइड पे हैं, और जो जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर स्पेशली कपड़े को रंग साजी करना या कलर डाई करना, इसका काम स्पेशली यहाँ पर ज़्यादा होता था। उसके एविडेंस ये हमें बड़े जार मिले हैं, और ये 1000 के तादाद में हमें मिले, दूर दूर तक फैले हुए। तो इससे कपड़ों को कलर करते थे, डाई करते थे मुख्तलिफ, यहाँ से फिर इंपोर्ट एक्सपोर्टेशन का कपड़ा होता था। और उसके अलावा ग्लासेस हमें यहाँ पर मिली है, और एक और भी यहाँ से एक हिस्ट्री ताल्लुक़ रखती है, सस्सी पुन्नू का दास्तान अगर आपने थोड़ा सा सुना है तो फिर वो भी, अभी हम उस जगह पे हैं धोबी घाट, या क्योंकि उसके फादर धोबी थे। तो यही वो एरिया है, यहीं पर ये सस्सी जो थी वो बड़ी हुई थी, और पिन्नू जो था केच मकरान का बलोच था, वो ट्रेड के ज़रिए यहाँ पर तजारत के हवाले से आते थे, स्पेशली परफ्यूम या कुछ और चीज़ें थी यहाँ पर वो करते थे। तो ये सस्सी पुन्नू की एक लंबी स्टोरी है। अभी हम हिस्टोरिकल प्लेस पे हैं, तो फिर इस हवाले से बम्बोर के हवाले से बात करेंगे। तो ये जो सर सैलाब और बारिशें होती हैं या नॉर्मली कुदरती आफात, इनमें ये जगहें महफूज रह पाती हैं, इसके लिए क्या किया जाता होता है? देखें, अब जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है दुनिया का, तो इस जगह पर वैसे तो इतनी बारिशें होती नहीं है। ओके, अदरवाइज आपको बहुत ग्रीन दिखता है ये एरिया पूरा, लेकिन क्योंकि एरिया बहुत खुला हुआ है, तो पानी ठहरने की इतनी यहाँ पे जगह नहीं है जिसकी वजह से कोई ख़ास नुकसान हो। और कहीं पर भी ब्लॉकेज आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो जो भी पानी बारिश जितनी भी होती है वो पानी निकल जाता है यहाँ से। प्लस गवर्नमेंट का जो भी लिमिटेड इनके जो रिसोर्सेज हैं उसके तहत इन्होंने कोशिश तो की है कि किसी तरह से इसको कम से कम नुकसान पहुँचे और चीज़ों को बचा के रखा जाए। लेकिन अभी इसके ऊपर काम करना बहुत बाकी है। जैसे अभी हम जब म्यूज़ियम देख रहे थे तो उस वक्त ये 25% ही अभी ये निकला है, ये जो भी हमें यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। तो अभी तो काफ़ी इसमें साल लगेंगे, क्योंकि ये पूरा साल इसकी एक्सकेवेशन होती नहीं है, कुछ महीने होते हैं सर्दियों में जिसमें ये इटालियंस आते हैं यहाँ पे। और मैं इस के थ्रू ये भी आप मैसेज देना चाहता हूँ, अक्सर फोरम्स में जो कहा जाता है जी इलाका सेफ़ नहीं है और बहुत यहाँ पे इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के, तो ये जो इटालियंस आते हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स आते हैं, ये एक महीना यहाँ पे रहते हैं। इनके ये गेस्ट हाउसेज आपने देखा होगा सामने बने हुए, ये यहीं पे रहते हैं और किस शौक से आके यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, उनको कॉम्पनसेट किया जाता होगा फाइनेंशियली भी, मगर जहाँ पर भी ज़रा सा भी सिक्योरिटी का कंसर्न होता है तो वो कभी भी उनकी गवर्नमेंट को आने नहीं देती है। यहाँ पे आते हैं, फ्रीली काम करते हैं, और ये चीज़ें जितनी भी आपको दिखाई हैं इन्होंने म्यूज़ियम के अंदर, ये सब इन्होंने ही आके अपने तरीके से, जिन तरीके से इनको ट्रेन किया गया है, उसी तरीके से इन्होंने इसको एक्सकेवेट करके निकाला है और उसको म्यूज़ियम के अंदर
प्लेस किया हुआ है। जबरदस्त। होपफुली आने वाले दिनों में हमारी यूनिवर्सिटीज ऐसे लोग पैदा करेंगी कि जो हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा फॉरेनर्स के ऊपर, इसकी एक्सकेवेशन के काम हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है और मेरे हिसाब से तो उसूलन ये लोगों को यहाँ पे सीख जाना चाहिए। लेकिन कुछ जैसे वर्ल्ड वाइड जैसे यूनेस्को के तहत जो इनके सिस्टम्स हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान से भी कुछ लोग होंगे जो दूसरे मुल्कों में जाते होंगे। इस तरह का भी सिलसिला होगा जिसका भी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, यूनेस्को का फायदा क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर वो अपने कब्जे में लेती है या अपनी जिम्मेदारी में लेती है, क्योंकि मकली तो मेरे ख्याल यूनेस्को वगैरह के पास है। जी, बड़ी स्ट्रिक्ट उसके ऊपर इनकी मॉनिटरिंग होती है। अच्छा। उनके पूरे SOPs बने हुए हैं और कोशिश वो यही करते हैं कि उसको उसी दौर के लिहाज से रखा जाए ना। अब जैसे हम यहाँ से अभी मकली जाएंगे तो अंदर जो है वो कच्चे रास्ते बने हुए हैं और वहाँ पे गोल्फ कार्ट्स वगैरह चलती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जी उसको बिल्कुल एक हमवार रास्ता बना दें और अच्छा रोड हो अंदर, तो वो कभी भी परमिशन नहीं देंगे इसकी। वो चाहते हैं वो हेरिटेज, जिसको जो वर्ड हेरिटेज का है उसी को वो मेंटेन रखना चाहते हैं। इसके अलावा फिर जब हेरिटेज साइट जब वो डिक्लेयर हो जाती है, जिसको कई साल लग जाते हैं, तो उसके बाद वो पूरी दुनिया में उसकी एक अपनी हैसियत होती है, लोगों को पता लगता है। फिर उसी यूनेस्को की साइट्स को जब ये लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें जब पाकिस्तान की हेरिटेज साइट्स का नाम आता है तो फिर लोग आते भी हैं यहाँ पे। तो एक तरह से वो मार्केट भी ऑटोमेटिक होती है वो। एंड आई थिंक सिंध इज रिच ऑफ कल्चरल हेरिटेज, और ये सारी चीज़ें जो हैं बनिस्बत किसी भी अदर प्रोविंस के सिंध में तो बहुत ज़्यादा है। मोहनजोदड़ो और ये सारी चीज़ें तो पुरानी लेकिन ये तो हमें थोड़ा सा ही बताया गया है, 5-6 साइट्स आप ले लें। मोहनजोदड़ो है या ठट्टा चले जाएं, अदरवाइज तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि ओवर 200 साइट्स हैं। ओके। जिसको कम से कम आपको, अगर कोई बाहर से कोई आता है, उसको 15 से 20 दिन चाहिए विजिट कर। अच्छा। अगर वो सब जगहों को देखना चाहता है। सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं? सिर्फ सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। यहाँ पे लिखा है कि ग्रैंड मॉस्क बिल्ट इन 8th सेंचुरी, जनूबी एशिया की पहली मस्जिद। तो जैसे कि बताया अर्शद साहब ने कि एक फिक्र हो सकती है, मगर इसके बिल्कुल बरक्स हिंदुस्तान में भी एक ऐसी जगह है जो इससे कबल जहाँ पे उसकी फाउंडेशन हुई है। बट शायद पाकिस्तान या सिंध में वाकई ये पहली मस्जिद है जो बनाई गई मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ। ऐसे ही सर? बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस मस्जिद का मैंने अभी जिक्र किया था वो केरला स्टेट की तरफ है, जामिया मस्जिद चेयरमैन पेरुमल। अच्छा। और उसकी जो तारीख है वो 3 से 4 हिजरी की है। और वो जो वहाँ के जो रूलर थे वो फिर मुसलमान हो गए थे। तो वो उस ज़माने की है, तो आई डोंट थिंक सो कि 8th सेंचुरी जो है वो यहाँ की पहली मस्जिद कहला सकती है। यहाँ इस सिंध की या इस एरिया की जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए थे वहाँ की ये पहली मस्जिद ज़रूर होगी। ज़बरदस्त। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतने सालों को कराची होने के बावजूद अभी भी यहाँ से 1 घंटे के फासले पर है। तो शहर एक हो नहीं सकते, अभी भी डिस्टेंस बहुत है। कराची का अपना एक अलग सिस्टम था, वो एक बड़ा शहर था, और दीबल तो सिर्फ एक फोर्ट था। और क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए थे और उन्होंने इसको कॉन्कर किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। अच्छा। बट हो सकता है ये इसी लाइन में ही हो, आपस में राब्ते तो ज़रूर होंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो थी ना उस ज़माने में भी। ये हम लोग कहाँ पर आ गए? ये वही जगह है, मस्जिद वाली जगह है? बिल्कुल, ये मस्जिद का सेंटर यार्ड है। ओपन हमेशा मॉस्क आप देखेंगे तो सेंटर में जो बड़ा यार्ड होता है वो ओपन आसमान नजर आए जी। और इस तरफ ट्रेस है मेराब किबला साइड, और ट्रेस ये मॉस्क है, और इसके अराउंड आप स्टोन देख रहे हैं, बहुत सारे स्टोन हैं, बेस स्टोन। ये बेस थे पिलर के, ये रूफ था अराउंड मस्जिद, अंदर ये खुला हुआ था। तो ये लकड़ी के इसके पिलर होंगे, कॉलम या उसके स्टोन के। उस मैप के हिसाब से ये वही जगह जहाँ टेंपल हुआ करता था? टेंपल के जो हमें रिमेन्स मिले हैं वो उस तरफ नॉर्थर्न साइड पे मिले हैं। अच्छा। और हिस्ट्री में भी नॉर्थ साइड लिखा हुआ है कि जो टेंपल था नॉर्थ साइड पे था, सेंटर पे था, ये इसका सेंटर है। अच्छा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाद में इसके ऊपर बनाया, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, एवोल्यूशन एरिया।
अजीज़ान मन, आप लोग इस वक्त खड़े हुए हैं बम्बोर में मेरे साथ। बम्बोर एक तारीखी जगह तो है। वो जो आप दरिया देख रहे हैं, अभी तो इसको हम क्रीक ही कह सकते हैं, मगर एक ज़माने में ज़ाहिर एक पोर्ट हुआ करता था, कश्तियाँ आती थीं, और यही वो जगह है कि जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ यहाँ से हमला आवर हुए और एक कदीम, बल्कि यूँ समझ लें कि एक मिसाली जंग लड़ी, और उसके बाद सिंध की उस वक्त की मौजूदा सकाफत को चैलेंज करते हुए अरब कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। इस्लाम की भी यहाँ से एंट्रेंस हुई है। इस हवाले से हमारे साथ अरशद अली खान साहब मौजूद है। मैं अरशद अली साहब से पूछूंगा कि वैसे दिखने में, इमेजिन करने में, विजुलाइज करने में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर अगर मुख्तसर अल्फाज से बयान करें तो क्या तारीख बताती है कि ये आसान होता है किसी भी मुल्क को, शहर को या सूबे को फतह करना, फिर उसमें अपनी सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाना? जी, ये तो उस ज़माने के हिसाब से जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी अवेलेबल, और किसी नए कल्चर में जाना, किसी नए मुल्क में या शहर में जाके उसको कॉन्कर करना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये तो उनकी हिम्मत और एक जज्बा था जिसके लिहाज से वो यहाँ पर आए और उन्होंने आके ये एरियाज जो हैं वो कॉन्कर किए, और आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं एज ए मुसलमान। और यहाँ पे जो मेरे ख्याल में ये पानी है काफ़ी पीछे जा चुका है, और क्योंकि इस वक्त जिस पानी की जो पोजीशन है इसके हिसाब से तो यहाँ पे एक छोटी बोट भी नहीं आ सकती है। लेकिन जैसे अभी हमने म्यूजियम में उन्होंने हमें बताया, एक बोट तो जी वो तो बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर जिस तरह हम अपने लश्कर के साथ आए थे यहाँ पे, वो तो पानी का जहाज ही समझ लें एक तरह से होगा। और जैसे उन्होंने बताया कि ये अपना रुख भी चेंज कर चुका है दरिया सिंध। तो आज के इस एरिया को और उसके एरिया को अगर देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन भी, और पानी का जो काफ़ी जो है वो नीचे जा चुका है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, यस इट वाज नॉट एन ईजी जॉब। वो तो क्या सोच के उस ज़माने में वो आए थे, और जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बाकायदा ख़त गया था और बच्चियों ने कोई फरियाद की थी कि जो जुल्म हो रहा है, और फिर उस वक्त के गवर्नर ने इनको भेजा था यहाँ पे। तो बुक्स के थ्रू तो हमें यही पता चला है, असलियत तो अल्लाह को ही पता होगी, मगर ये ज़रूर है कि इस्लाम आया यहाँ पे उनके तवस्सुत से फैला, और आज हम और आप यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। इससे ये भी तो पता चलता है अरशद साहब के पोर्ट की बड़ी वैल्यू होती है जिस भी प्रोविंस में या जिस भी कंट्री के। इसी हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल कराची की आज की वैल्यू हमें उस वक्त के बम्बोर की वैल्यू बताती है, नहीं? 100% सही करें। पोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट एक समझे बैकबोन होता है इस मुल्क की मईशत में भी, और शहर के, उस शहर के लिए भी। और वो खाली जो है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, बल्कि आप देखें तो उस पोर्ट के थ्रू आप नए दूसरे रोज़गार, जिस तरह हमारे फिशरमैन हैं वो अपनी रोज़ी भी वहीं से कमाते हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। बोट्स हैं, उन बोट्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उसकी मेंटेनेंस, वो जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और अब तो आजकल के दौर में मरीन स्पोर्ट्स जो शुरू हुई है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कराची के साहिलों के ऊपर उसको इंट्रोड्यूस कराने की और उसको प्रमोट करने के लिए। तो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें आ रही हैं, बट डेफिनेटली यस, आपका कहना सही है। पोर्ट की अपनी एक इनफरादी हैसियत है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। राइट, ज़बरदस्त। हमने देखा कि जहाँ पे मॉस्क बनी थी, बिल्कुल उसके साथ स्कूल एक बना हुआ था। यानी तालीम और तदरीस का सिलसिला आज का नया का नहीं है, बल्कि तब से अपने अपने हिसाब से चला आ रहा है कहीं ना कहीं। आप जिस तरह, बिल्कुल मैंने अभी देखा प्रॉपर सीवेज लाइंस भी हैं यहाँ पे, पानी का जो निकास का सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है, और मकतब लिखा हुआ है जो स्कूल, यहाँ पे बाकायदा बच्चों को तालीम भी दी जाती थी। मस्जिद भी यहाँ पे बनाई गई थी। तो अगर मस्जिद वगैरह आई हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब मुसलमानों के दौर में उसको आगे बढ़ाया गया है जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे। तो और क्योंकि इस्लाम उन सुना है उन्हीं के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था इस एरिया के अंदर। तो शहर काफ़ी एडवांस था। ये तो बस वो अल्लाह के एक अपने बनाए हुए कानून हैं कि शहर बसते भी हैं, उजड़ भी जाते हैं, रीजंस तो हमें पता नहीं होती है। तो देखें, अभी ये कोशिश तो कर रहे हैं, अभी और भी नई चीज़ें निकलेंगी। आपने म्यूजियम में भी देखा होगा, काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच थी, पानी ठंडा करने के किस तरह के तरीके उन्होंने बनाए हुए थे। वो बड़े सिविलाइज्ड हैं, यानी नक्शे के साथ चीजें बनना कि यहाँ स्कूल है, यहाँ धोबी घाट है, ऐसे बिखरा हुआ नहीं है, फैला हुआ नहीं। नहीं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है, ये बहुत सिस्टमेटिक है। आने वाले सालों में देखिएगा काफी इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा जब कम एक्सकेवेशन इसकी आगे बढ़ेगी, बहुत चीजें निकलेंगी। अभी कुछ प्लान्स हैं आपको, आपके पास, गवर्नमेंट के पास, यहाँ इसको और कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाया जाए? देखिए, ये जो इस किस्म की साइट्स होती हैं ना, ये बहुत नाजुक होती हैं। यहाँ पे
करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कैंपिंग साइट के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, अगर हम अलाउ करते हैं लोग आएँ कैंपिंग करें। लेकिन इशू ये है कि अभी तक वो सेंस डेवलप नहीं हुआ है कि साइट को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उसकी हिफाजत की जानी होती है, उसकी सफाई का ख्याल रखा जाना होता है। यहाँ तो प्रॉब्लम यही है कि ज़रा सा थोड़ा सा लोगों का आना जाना होता है और उसके बाद जो है वहाँ पे सफाई वगैरह के प्रॉब्लम बड़े हो जाते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि जो UN हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करवाने के लिए आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस किस्म की एक्टिविटीज़ को। इसको बिल्कुल इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखना पड़ता है ताकि जब भी आपका ये फाइनल हो तो उसका कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। दैट्स द रीज़न के वी स्टिल हैव नॉट अलाउड एनीबडी टू कम एंड हैव अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेस हियर और फॉर tourism. अज़ीज़ो जानबन, आप इस वक्त बम्बोर में हैं और बम्बोर में बहुत सारे तारीखी मकामात हैं। ख़ुद मोहम्मद बिन कासिम की एंट्रेंस का इलाका ये है, यहीं पे लंगर डाला था और लश्कर भी यहीं पे चढ़ा था, जंग लड़ी थी और उसके बाद फिर एंट्रेंस हुई थी। मगर बम्बोर से एक और तारीखी कहानी है जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सस्सी और पन्नू की कहानी है। एक तरफ तो जंग की कहानी है, बड़ी वैल्यूएबल है, जिसमें एंट्रेंस होती है और कॉन्करर्स दाखिल होते हैं, मगर एक मोहब्बत की भी कहानी है। और ये वो पीछे तालाब है, या समझ लें कि मेरे बिल्कुल साथ धोबी घाट या सस्सी का वो इलाका के जहाँ पे वो रहती थी, उसके वालिद धोबी की हैसियत से काम करते थे और वो भी उनके साथ कपड़े धुलवाया करती थी, साफ करती थी। बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, पुरकशिश थी। और इसी कशिश और खूबसूरती को पेश नज़र रखते हुए मकरान से आने वाले पन्नू का दिल आ गया। पन्नू जो कि एक राजकुमार था और उस राजकुमार या फिर रॉयल फैमिली के एक फ़र्द का दिल जब उस धोबन पर आया तो उसने अपना वो तिजारत का, राजकुमारी का सारा पेशा छोड़कर धोबी का पेशा इख्तियार कर लिया, क्योंकि उसको अपनी सस्सी का दिल जीतना था और उसके वालिद से उसका हाथ मांगना था। कुछ अरसा उसने धोबी के अंदाज में, लिबादे में यहाँ से काम शुरू किया और अपने होने वाले ससुर को राज़ी करने की कोशिश की। और इस राज़ी करने की काविश में ज़ाहिर है उसके लिए एक नई चीज़ थी, शहज़ादा कहाँ से कपड़े साफ़ करता। तो उसके ससुर ने उसको एक चैलेंज दिया कि अगर पूरा गाँव तुम्हें बहैसियत धोबी कबूल कर ले और उनको तुम्हारा धुला हुआ कपड़ा पसंद आ जाए तो फिर मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा और शायद आगे शादी का भी मामला बन ही जाए। तो वो जो राजकुमार था उसकी जहनीत भी राजकुमार वाली थी। उसने कपड़े तो जो धोने थे वो धोए ही होंगे, मगर साथ में हर कपड़े और हर कमीज़ में एक सिक्का सोने का डाल दिया। गांव वालों को जब उनके कपड़े वापस मिले तो उनके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और ससुर जी ने, यानी धोबी साहब ने, जब लोगों से पूछा कि वो जो कपड़े पिछले हफ्ते धुलकर आए वो कैसे लगे, तो सबने कहा कि ऐसे कपड़े कभी भी नहीं धुले और हमें ऐसे ही कपड़े चाहिए। ये वो स्टोरी थी कि जिसके जरिए सस्सी और पन्नू का मिलाप हुआ। धोबी साहब खुश हो गए और अपनी सस्सी का हाथ पन्नू के हाथ में दे ही दिया। किसे मालूम था कि तारीख में और आगे मुस्तकबिल में क्या लिखा है, होने क्या वाला है। पन्नू का तो दिल आ चुका था, उसने राजकुमारी छोड़ के धोबी बनना पसंद किया और अपनी धोबन को, जो कि सबसे खूबसूरत थी, हसीन थी, अपने साथ उठा के ब्याह के ले जाने वाला था। मगर कहते हैं कि मकरान के इस पन्नू के घर वाले नहीं माने और उन्होंने उसे इतना बदमस्त कर दिया, नशे में गर्क कर दिया कि इसी असना में कि उसकी शादी होने वाली थी या हो चुकी थी और दुल्हन को लेके जाना था, वो सिर्फ अपने भाई पन्नू को ले गए और दुल्हन सस्सी को यहीं छोड़ गए। और इस मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ब्रीक और ब्रीक कहानी है कि अब सस्सी जो कि हो चुकी थी पन्नू की, उससे नहीं रहा गया। वो यहाँ से चलती है और इस सहराई सफ़र से, जंगलात से, कांटों से होते 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 अपने पन्नू को पुकारते पुकारते कहीं गुम हो जाती है। ऐसे असना में उसको सिर्फ अपनी इज़्ज़त का और जो कि अमानत है पन्नू की, उसका ख्याल होता है। और वो अपने आप को यही दुआ, यानी अपने रब से दुआ करती है कि मुझे कोई दूसरा हाथ ना लगाए, कि किसी ताजिर की, किसी चरवाहे की नज़र मुझ पर ना पड़े, जिसके असरात भी बताए गए कि किसी ने उसको ढांप लिया था और वो उसके पीछे था और उसकी इज्जत उसकी निगाह में थी। लिहाजा सस्सी ने अपने मालिक से दुआ की कि मुझे इसी ज़मीन में गर्क कर दे, मैं या तो तेरी हूँ या फिर अपने
होने वाले खाविंद की हूँ, लिहाजा उसने अपने आप को मिट्टी में गर्क कर लिया। पन्नू को जब ये पता लगा तो उसने क्या करना था, उसने भी दीवानगी की हालत में ससी को तलाश करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि घूमते घूमते वो एक जगह पर पहुंचा कि जहाँ ज़मीन से थोड़ा सा पल्लू बाहर था, और उसने भी खुदा से दुआ की कि ये जो ज़मीन के अंदर है ये मेरी शरीक हयात है और इसी के साथ मेरी हयात का खात्मा है, लिहाजा मुझे इसी के पास में कहीं मिट्टी में गर्क और दफन कर दे। ससी पन्नू की स्टोरी से ये पता लगता है कि मोहब्बत की भी रिवायतें हैं और जंगों की भी रिवायतें हैं, मगर मोहब्बत की रिवायतें और हलाल मोहब्बत की रिवायतें हमेशा अमर रहती हैं। जंगों के नताइज भी अगर मोहब्बत के ऊपर आए तो ज़्यादा मज़ेदार होता है। कितने हैं ये? Just imagine. 1000 से ज्यादा डिजाइन है, वही मैं कह रहा हूँ, टोटल अलग है, और एक जैसा हर नहीं। डिजाइन अपने अलग उसमें है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बनाने वाले अगर डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक रखते थे वो अपना निशान भी छोड़ जाते थे अपनी वो संस्कृति। है मेसन्स मार्क हम जिसको कहते हैं। आपको इसमें आप देखें, इसमें आपको पर्शियन भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, वो झरोके जो है हिंदू वाले, और वैसे है मुस्लिम। वो जो पैलेस है ना, उसमें आप देखिएगा अच्छा, ज्यूज के भी आपको वहाँ पे निशानात मिलेंगे, मुसलमानों के भी मिलेंगे, मतलब सारे मज़ाहिब को वहाँ पे, मतलब इतनी वहाँ पे एक वो थी मजहबी अमांगी, राइट, सवस्तिका का निशान, जी जी, वो भी मिलेगा आपको। अच्छा, कब्रें जो हैं सर वो मामूल से ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी हैं और बड़ी डिसेंट स्टाइल में बनी हुई हैं। कब्रें ही है ना सर? ये असल में आपको निशान नजर आ रहा है ना, वो ये कोई 94 तक ये बिल्कुल भरा हुआ था, 70% हुआ हुआ था डेकोरेशन। अच्छा, फिर इनको जब सफाई की गई तो उनको नजरें आई, ये कबर ये बाद की बनाई गई, तो 94 में Okay. के दौर में, ओरिजिनली यहाँ पे नहीं थी। और कुछ इनके ऊपर ऐसे सिंबल्स बने हुए हैं जिससे इनफरादियत आ रही है, मसलन इस पे स्टार बना हुआ है, उस पे कुछ गोल सा गुंबद बना हुआ है, उस पे तिकोन सा, ये वैसे तो अभी का है, ये कोई पुराना नहीं, अच्छा, ओरिजिनल नहीं है। सही है। उस वक्त उन्होंने- अरे इसके पीछे भी कोई है ना कि इसको खुला रखने को कहा गया था? ये खुद जो एक तो हुक्मरान थे, मगर ये एक मुत्तकी परहेजगार भी थे, ये अच्छा। बादशाह थे ना। बड़ी बात। और उसमें यहाँ पे जो 14वीं की रात होती थी चांद की, फुल मून में, यहाँ पे बाकायदा एक महफिल समा हुआ करती थी। अच्छा, तो उस सेंस में इन्होंने ये, और वाकई 14वीं की रात को बहुत ज़बरदस्त रोशनी भी बहुत होती है हाँ। फुल मून की, तो ये बड़ा मुनफरद होता है। अज़रमन, हमने आज सकाफ़त को, तहज़ीब को, तमद्दुन को बहुत करीब से देखा है और हमने उन लोगों की तारीख को उठा के देखा है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगानियों में बड़े बड़े शाहकार बनाए, फिर उनके मकबरों पे मुख्तलिफ शाहकारों ने अपने नमूद नुमाइश का इजहार किया। मेरे साथ अरशद साहब हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि वो लोग जो इन चीज़ों से दूर हैं या उनको पता नहीं है या वो यहाँ पर आने के लिए कोई बहाना तलाश कर रहे हैं मगर मालूमात की अदम फराहमी की वजह से नहीं आ पाते, उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सब वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, और अगर आप सिर्फ सिंध गूगल के अंदर डालें, हेरिटेज साइट्स डालें, तो ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाएंगी। उसको थोड़ा स्टडी करें और फिर यहाँ पर आएँ, इंडिविजुअली या फिर ग्रुप की शक्ल में आएँ और प्रॉपर प्लान करके आएँ। यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पे आएंगे आपको लगेगा आप उस दौर के अंदर आ गए हैं। ये तारीखी मकबरे जितने भी हैं मकली के अंदर, ये 500 साल, 600 साल, 700 साल पुराने सारे मकबरे हैं। और ख़ास तौर पर मैं यंगस्टर्स को, यंग जनरेशन जितनी हमारी है, उनको यही मैसेज दूंगा कि थोड़ा सा आप लोग ज़रूर इस जगह के ऊपर विज़िट करें। अपनी जो इस वक्त हम दुनियावी जिस कामों में लगे हुए हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, दूसरे जो एंटरटेनमेंट के जो है हमारे पास ज़रिए, उनसे ज़रा हट के इस तरफ आएँ। और बहुत सेफ़ इलाका है, आज तक यहाँ पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। फैमिलीज़ आ रही हैं, फैमिलीज़ के साथ आएँ। जब यूरोपियंस आ सकते हैं, फारिस से लोग यहाँ पे आ सकते हैं फ़्लाइटें लेके,
और हम कराची में और पाकिस्तान और सिंध में रहते हुए अगर हम यहाँ ना आएँ तो मेरे ख्याल में इस जगह के साथ नाइंसाफ़ी है। लोग भी बड़े हम्बल हैं और बड़े वेलकमिंग हैं, बहुत ज़्यादा। और हमें इन्होंने, जैसे कि आपने भी देखा, बताया भी कि मुख्तलिफ बनाने वालों ने अपने अपने निशानात भी छोड़े हैं। बिल्कुल, तो सिर्फ एक कोई सिविलाइजेशन नहीं है, मुख्तलिफ लोग, आर्ट का एक बहुत खूबसूरत सा इजहार यहाँ पर हो रहा है। लास्ट ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी दुआ है कि अर्शद साहब दोबारा से कीमती और जिम्मेदार ओहदों पे आएँ ताकि यहाँ पे कल्चरल इवेंट हो सके। मुझे अभी मेरे जहन में एक विजुअलाइजेशन है कि यहाँ पर एक महफिल समा हो रही है या इस तरह का कुछ, और बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की अरेंजमेंट हो सकती है सर यहाँ पे। बिल्कुल हो सकती है, और बस यही जैसे मैंने पहले बताया कि वक्त इसके लिए चाहिए थोड़ा प्लान करने के लिए, और अगर इस तरह का मौका मिला, जैसे मैंने ये बताया कि थोड़ी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतना आसान नहीं है यहाँ पे किसी किस्म की एक्टिविटी को करना, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उसको प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करके प्रमोशन के उससे हम इसकी परमिशन की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ पे इस किस्म के प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। जैसे मोहटा पैलेस भी एक इसी तरह की जगह है पुरानी, और वहाँ पर भी होते हैं इवेंट्स, तो यहाँ पर भी इवेंट्स तो किए जा सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि लॉ क्या कहता है, यूनेस्को कहाँ तक हमें परमिशन देता है। Right. लेकिन दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर अरेंजिंग सच सॉर्ट ऑफ इवेंट्स। राइट। ख़वातीन हज़रात, मकली की इस आखिरी आरामगाह में जहाँ बेशुमार लोग तारीखी नवादरात अपने अंदर समोए हुए, वहाँ रास्ते में आते हुए मीर अब्दुल बाकी की हमने आखिरी आरामगाह देखी। वो इसलिए रेलेवेंट है कि आजकल बाबरी मस्जिद के हवाले से पेशरफ्त हुई है हिंदुस्तान में। आपने देखा कि वहाँ पे राम मंदिर की बुनियाद रखी गई है, जिसको 2019 में उनके कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। मीर अब्दुल बाकी वो शख्सियत थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी अपने मुगल एम्परर बाबर के नाम से। शाहान, बादशाह और बादशाह गर सब के सब आखिर में मट्टी का असासा बन जाते हैं और फिर अपनी ज़ात में एक मकबरा होते हैं। तारीख उनके ऊपर लिखी जाती है, मगर तारीख वो होती है जो उन्होंने अपने आमाल से लिखी होती है। मकली के इस कब्रिस्तान में जहाँ लाखों बल्कि इससे ज़ायद कब्रें हैं, ये खामोशी से एक पैगाम दे रही हैं कि ज़मीन खा गई इंसान कैसे कैसे। अजीम तरीन लोग मट्टी का असासा और खासा बन गए, हाँ, मगर उनके वो नादिर व नायाब काम और वो शाहकार आज भी नक्श और आर्ट और मुख्तलिफ सूरतों में नुमाया नज़र आते हैं। इस कब्रिस्तान में जहाँ दिन की रोशनी में हमने चीज़ों को देखा, दरियाफ्त किया, वहाँ ख्वाहिश है कि शाम ढले और रात के अंधेरे में भी इसकी रूहानियत या फिर इसकी मुख्तलिफ किस्म की इबरत को महसूस किया जाए। और ये आने वालों के लिए बाहें खोल के खड़ा हुआ है कि आइए देखिए, ये है मेरा मंतकी अंजाम, ये है हमारा आखिरी ठिकाना।